हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो पीवाईक्यू की क्लास चल रही है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और यूजीसी नेट को लेकर के, उसी के अंदर हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं लास्ट क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी, ताकि आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हमारे पास क्वेश्चन 16, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, क्वेश्चन 16 जो है हमारा उसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेज आर यूज्ड इन चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। अगर हम बात करें कि चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है उसमें किस टांके का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पहला टांका है कमल कढ़ाई, नेगी, फंदा, बिजली और पेचनी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कमल कढ़ाई टांका है वो चिकनकारी का टांका नहीं है। नेक्स्ट जो नेगी है वो भी आपके चिकनकारी का टांका नहीं है। फंदा जो टांका है वो आपके चिकनकारी का टांका है। इसके अलावा हम बात करते हैं बिजली, ये भी चिकनकारी का टांका है, और जो पेचनी वो भी चिकनकारी का टांका है। चिकनकारी एक एम्ब्रॉयडरी है जो कि लखनऊ की फेमस है, और इसके अंदर जो स्टिचेज काम में लिए जाते हैं वो है फंदा, बिजली और पेचनी। यहाँ पर हम ऑप्शन देख सकते हैं, ए में है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी के अंदर है आपके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेम द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द मैक्रो हैबिटेट कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। प्रबंधन के लिए सिस्टम दृष्टिकोण की मैक्रो हैबिटेट अवधारणा में शामिल घटकों के नाम बताइए। आपको कौन कौन से ऐसे घटक है जो आपके मैक्रो हैबिटेट अवधारणा में शामिल है, उनके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ पर हम देखते हैं पहला है मैन मेड एंड नेचुरल स्पेस, सेकंड है बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली सिस्टम, थर्ड है बायोलॉजिकल कॉन्टेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द पर्सनल सिस्टम, फोर्थ है इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ द फैमिली। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं मानव निर्मित और प्राकृतिक स्थान, ये आपके मैक्रो हैबिटेट अवधारणा के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है परिवार व्यवस्था के भौतिक वातावरण की जैविक प्रतियोगिता, ये भी आपके मैक्रो हैबिटेट अवधारणा के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रणाली के भौतिक वातावरण की जैविक सामग्री, ये आपके मैक्रो हैबिटेट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है परिवार के आर्थिक कार्य, ये भी आपके मैक्रो हैबिटेट अवधारणा में शामिल नहीं है। यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपको ऑप्शन सी के अंदर देखने को मिल रहा है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ द मेंटल फटीग आर। मेंटल फटीग जो है उसका क्या प्रभाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज्ड अटेंशन, सेकंड डिक्रीज्ड मोटिवेशन, थर्ड डिक्रीज्ड मेंटल परफॉर्मेंस, और फोर्थ है इम्पेयर्ड परसेप्शन एंड थिंकिंग। यहाँ पर हम हिंदी में देख लेते हैं, ध्यान कम हो जाएगा, यानी कि जब आप मेंटल फटीग के शिकार हो तो आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है प्रेरणा में कमी, डिक्रीज मोटिवेशन, ऑब्वियसली आपका मोटिवेशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक प्रदर्शन में वृद्धि, मानसिक विकार आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मानसिक प्रदर्शन में वृद्धि किस तरह से हो सकती है, जब आप मेंटल फटीग के शिकार हो तो आपका मानसिक जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बिगड़ा हुआ बोध और सोच, ये होगा इम्पेयर्ड परसेप्शन एंड थिंकिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर गलत है ये। नेक्स्ट है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी और डी भी यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
19 क्वेश्चन, अस्थमा अटैक्स इन चिल्ड्रन आर यूजुअली प्रोवोक्ड बाय, बच्चों में अस्थमा का दौरा आमतौर पर किसके कारण होता है? अगर हम बात करें तो बच्चों में जो अस्थमा का दौरा है वो किससे होता है? फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अगर हम बात करें टेलीविजन व्यूइंग से, टेलीविजन देखने से मुझे नहीं लगता कि अस्थमा का दौरा जो है वो हो सकता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। जहां जहां भी बी ऑप्शन है आप उसको काट सकते हैं। यहाँ बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बी ऑप्शन है, यहाँ भी बी ऑप्शन है। एलिमिनेशन मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है फूड एलर्जीज, ऑब्वियसली फूड एलर्जी से अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, और सीजनल ट्रांजिशन की वजह से, मौसमी संक्रमण की वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द डायमेंशंस फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी कंट्री आर, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में मानव विकास को मापने के आयाम हैं। क्योंकि हर एक कंट्री की जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आती है उसमें कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया जाता है जिनके आधार पर जो है वो मानव विकास का जो रिपोर्ट है वो देखी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्गेविटी, दीर्घायु, इसको हमारे यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। नॉलेज, इसको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको भी कंसीडर किया जाता है। तो जिसमें बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन इनकरेक्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉन्गेविटी, दीर्घायु, इसको देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, नॉलेज को देखा जाता है, और हमारे सभ्य जीवन स्तर को यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है फीडबैक कवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन कम्युनिकेशन, फीडबैक संचार में निम्नलिखित कार्यों को शामिल करता है। फीडबैक होता क्या है? जब कोई भी संचार की प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, फॉर एग्जाम्पल अपनी ये क्लास है, मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मेरे लिए फीडबैक क्या है? आप जो कमेंट्स करोगे वो मेरे लिए फीडबैक है। तो यहाँ पर जो फीडबैक संचार में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से कार्यों को यहाँ पर शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर है आपके कार्रवाई को सुविधाजनक बनाता है, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है सीखने में सुधार करता है, जरूर करता है। जैसे मान लो आपके कमेंट है कि मैम हमें इस टाइप का कंटेंट चाहिए, या आप इस टाइप से हमें अगर ये चीज़ करवाओगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगी, तो उस चीज़ में सुधार किया जा सकता है। उसके बाद में है आपके बाधाओं को दूर करता है, फीडबैक जो है वो बाधाओं को दूर करता है, एकदम सही है। इन्फॉर्म ऑडियंस, दर्शकों को सूचित करता है, ऐसा काम फीडबैक द्वारा नहीं किया जाता है। जिसके अंदर आपके ए, बी और सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपके, यहाँ पर भी डी ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी डी ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए, फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द इंडिविजुअल रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है उसके द्वारा दिया गया जो रिस्पॉन्स है उसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। और ये जो फीडबैक है ये वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है, यानी कि मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है और अमौखिक रूप से भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? टू रेज द एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, कार्यात्मक साक्षरता की सीमा को बढ़ाना, यहाँ पर ये आपका अनौपचारिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है जीवन भर शिक्षा प्रदान करना, अनौपचारिक शिक्षा के अंदर ये आता है जीवन भर शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है स्कूल में औपचारिक शिक्षा की सराहना करना, ये आपके फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसका इनफॉर्मल एजुकेशन के साथ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए तैयार करना, ये आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आपके ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी और डी, ए, बी और सी ये गलत है, ए, बी और डी ये करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों भी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन refers to education that occurs outside the formal school system. Non-formal education is often used interchangeably with terms such as community education, adult education, lifelong education and second chance education. Next है माइक्रोजेल डाल मेथड इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल डाल जो विधि है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि माइक्रोजेल डाल विधि जो है उसके माध्यम से ही प्रोटीन
का जो एनालिसिस है वो किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन सामग्री की गणना के लिए सल्फर का प्रतिशत मापा जाता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पर किसका जो प्रतिशत नापा जाता है, नाइट्रोजन का प्रतिशत नापा जाता है, नाइट्रोजन का प्रतिशत नापा जाता है, और ये कितना प्रतिशत होता है, 16% होता है। तो आपके इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर दे रखा है द जेल्डाल मेथड फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1883। जो जेल्डाल मेथड है 1883 में आया था। वॉज डेवलप्ड बाई ए डेनिश केमिस्ट, एक डेनिश केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम था जॉन जेल्डाल, और इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम पड़ा। दिस मेथड वाज स्पेसिफिकली developed for determining the nitrogen content in organic and inorganic substances. The method is also used for estimating the protein content of food. नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग इज ए बिजनेस स्ट्रेटजी डिजाइन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर परचेजिंग पावर। मार्केटिंग एक व्यावसायिक रणनीति है जो ग्राहकों को आकर्षित करने और उनकी क्रय शक्ति को प्रभावित करने के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सही है ये। मार्केटिंग क्या है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो चलाई जाने वाली जो स्ट्रेटजी है या जो रणनीति होती है। प्रक्रिया चार्ट, कार्य नमूनाकरण और पेरेटो चार्ट इसे प्राप्त करने में मदद करते हैं। इनका प्रोसेस चार्ट, वर्क सैम्पलिंग और पेरेटो चार्ट का मार्केटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये वर्क सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और ए करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्रोसेस चार्ट इन ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज एन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, जिसको हम ओपीसी कहते हैं, इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस। नेक्स्ट है वर्क सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज ए टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग एंड प्रिडिक्टिंग द टोटल और द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम कंज्यूम्ड बाय ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी। ए पेरेटो चार्ट इज ए बार ग्राफ और द कॉम्बिनेशन ऑफ बार एंड लाइन ग्राफ। The purpose of using this chart is to represent the set of data in a bar graph chart. बार ग्राफ चार्ट के अंदर सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पेरेटो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको पेरेटो चार्ट की जो फोटो है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस इज द पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाइंस मेजॉरिटी ऑफ वेस्कुलर डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस एक रोग प्रक्रिया है जो अधिकांश संवहनी रोगों को रेखांकित करती है। सही है, हमारे जो वेस्कुलर डिजीज है उसी को ही रेखांकित करती है एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स ड्यू टू कलेक्शन ऑफ लिपिड नेरोज द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स। और इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी रक्त वाहिनियां होती है उसका जो ल्यूमेन है उसको संकीर्ण कर दिया जाता है लिपिड के माध्यम से। जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर के अंदर, जो एनिमल सोर्सेज के द्वारा जो भी हम वसा लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 150 to 200 माइक्रोग्राम होनी चाहिए हमारे ब्लड के अंदर। लेकिन अगर इससे अधिक इसकी मात्रा हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की तो वो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जमा होने लग जाता है, इस तरह से प्लेक्स बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनके ल्यूमेन को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही इसके सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ पर किसी तरह का कोई प्लेक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है प्लेक फॉर्मेशन शुरू हो गई है। ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये जो है कोलेस्ट्रॉल का जमाव इस तरह से हो जाता है और हमारी जो ब्लड वेसल है वो इस तरह से छोटी हो जाती है। यहाँ पर ग्रोथ एंड रप्चर इस तरह से जो है इसके और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ब्लड क्लोट यहाँ पर क्लोटिंग हो जाएगी। ये जो है येलो वाला पोर्शन इसको हम क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं। और हमारे जो ये ल्यूमेन था इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है जिससे ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है और इससे हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो होने के खतरे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग ए चाइल्ड कैरीज special challenges as the adoptive parents need to deal with integrating the child into the family। बच्चों को गोद लेने में विशेष चुनौतियां होती है क्योंकि गोद लेने वाले माता पिता को बच्चों के परिवार में एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। ये करेक्ट है क्योंकि जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो उनके पेरेंट्स को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गोद लिए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गोद लिए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त होते हैं। अगर उनको परवरिश अच्छी मिलती है, अगर उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है। तो ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा,
बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये नहीं है। बोथ ए एंड आर रॉन्ग, ये भी नहीं है। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गोद लिए हुए बच्चे समस्याग्रस्त ही होंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन टू एंटर स्कूल अफेक्ट द पर्सनैलिटी। स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तत्परता उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। सही है, जो स्कूल में बच्चे प्रवेश लेते हैं तो उनकी जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तत्परता है, यानी कि वो कितना फिजिकली एक्टिव है और कितना साइकोलॉजिकली एक्टिव है, उससे उन बच्चों की पर्सनैलिटी जो है वो इफेक्ट करती है। जो बच्चे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हैं वे संतोषजनक समायोजन करेंगे और शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करेंगे। अगर कोई बच्चा फिजिकली फिट है, साइकोलॉजिकली फिट है, तो वो बच्चा जो है वो हर एक जगह पर किसी भी उसको माहौल में भेजा जाए वहां पर वो संतोषजनक समायोजन कर पाएगा और शिक्षा के प्रति भी उसका अनुकूल दृष्टिकोण जो है वो देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों, ए और आर दोनों ही करेक्ट है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है गर्भधारण से पहले जोड़ों को आनुवंशिक परामर्श की आवश्यकता होती है। सही है, जब कपल्स नीड जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर कंसीविंग, कंसीव करने से पहले जो कपल है उनको उनकी जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है जेनेटिक डिफेक्ट्स लीड टू मल्टीपल बर्थ, आनुवंशिक दोषों के कारण एकाधिक जन्म होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो जेनेटिकल डिफेक्ट है उनकी वजह से मल्टीपल बर्थ ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका आर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा और नैनो प्रौद्योगिकियां कपड़ा उद्योग में उपयोग की जाने वाली नवीनतम परिष्करण प्रौद्योगिकियां हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो अभी हमारा मॉडर्न जो टाइम चल रहा है इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फिनिशिंग टेक्नोलॉजी, उसमें प्लाज्मा और नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये आपका करेक्ट है। दे प्रोड्यूस एस्थेटिक इफेक्ट बट आर नॉट इको फ्रेंडली, ये जो है सौंदर्यात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं लेकिन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, क्योंकि ये नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है हमारी प्लाज्मा और नैनो टेक्नोलॉजी जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है नॉट इको फ्रेंडली, ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। यहाँ पर देख लीजिए, प्लाज्मा एंड नैनो टेक्नोलॉजी आर बोथ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फैब्रिक। Plasma an ionized gas that can be used to egg the surface of a fabric at the nanoscale. Plasma treatment can make fabrics hydrophobic, hydrophilic or dirt repellent, improve wettability, sliding and dyeing properties, add fire protecting or self-cleaning coats. Nanotechnology, nanotechnology क्या है? A tool that can be used to introduce multifunctional properties to fabric. Nanotechnology में क्या क्या होता है? Make fabrics electrically conductive, make fabrics self-cleaning, make fabrics hydrophobic and hydrophilic, make fabrics flame retardant, give fabrics antimicrobial properties, give fabrics ultraviolet protection. ये इनकी विशेषताएं हैं नैनो टेक्नोलॉजी की और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेच फैब्रिक की सिलाई के लिए लॉक स्टिच उपयुक्त है? ये जो है आपका गलत है, जो स्टेच फैब्रिक है उसकी सिलाई के लिए लॉक स्टिच उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है कपड़े के खिंचाव के साथ सिलाई के खिंचाव को लॉक करें, ये भी आपके करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर रोंग, दोनों ही जो ए और आर है दोनों ही यहाँ पर रोंग है। यहाँ पर देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ लॉक स्टिच इंक्लूड सीमिंग ऑपरेशन ऑन ऑल टाइप ऑफ गारमेंट, ये ऑल टाइप ऑफ गारमेंट को सीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या होती है, एक रन स्टिचिंग होती है। लॉक स्टिच इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर ज्वाइनिंग फैब्रिक्स कॉलर, ये किसको ज्वाइन करने के लिए काम में ली जाती है? कॉलर को, कफ को, पॉकेट, स्लीव और फेसिंग को जो लॉक करने के लिए काम में ली जाती है। लॉक स्टिच टाइप 301 इज द सिंपलेस्ट विच इज शेप्ड फ्रॉम द नीडल थ्रेड एंड द बॉबिन थ्रेड, और सबसे सिंपलेस्ट जो लॉक स्टिच है वो 301 है। इस तरह के क्वेश्चन भी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उसमें भी जो लॉक स्टिच या स्टिच का जो नंबर है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ए जिगजैग स्टिच इज ए वेरिएंट ऑफ द लॉक स्टिच दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर स्ट्रेच फैब्रिक्स।
यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेच फैब्रिक के लिए कौन सा लॉक स्टिच उपयुक्त है, जबकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक जिगजैग स्टिच होता है जो कि लॉक स्टिच का ही वेरिएंट है, जो कि स्टेच फैब्रिक के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए पीछे वाला जो हमारा ऑप्शन जो है ए वाला कथन जो है वो गलत था। ए जिगजैग स्टिच इज ए बैक एंड फोर्थ स्टिच दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट फैब्रिक फ्रॉम रिवीलिंग स्टिच स्टेच फैब्रिक्स एंड टेम्परेरी जॉइन टू पीसेज ऑफ फैब्रिक टुगेदर। यहाँ पर जो दो पीसेज होते हैं फैब्रिक के उनको टेम्परेरी जॉइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल सीम दैट अलाउ द फैब्रिक टू स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग द स्टिचेज। स्टिच को ब्रेक किए बिना ही फैब्रिक को स्ट्रेचिंग देने के लिए ये जो जिगजैग स्टिच है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थी आज की अपनी क्लास। इसमें हमने 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।